नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग के हीट ट्रांसफ़र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ओएनजीसी, एमपीएसएल या गेट का एग्ज़ाम हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप आज लेने वाले हैं। आपको पता है कि ओपी गुप्ता और डॉक्टर राम प्रसाद, ये दो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो उसी में से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मे बी केमिकल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, motion, sound energy, mechanical energy, gravitational, heat energy, light energy. There are different form of energy. तो आगे के जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी का कौन सा फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन है प्रेशर इज़ अ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम भी ये एनर्जी का फॉर्म नहीं। तीसरा ऑप्शन है लाइट, ये है क्या एनर्जी का ऑप्शन, यस, लाइट इज़ अ एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चौथा ऑप्शन है डी, पावर इज़ नॉट अ पावर ऑफ ऑप्शन। सो क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला आंसर है लाइट। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय चेन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हॉट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एरिया, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड। उन्होंने क्या बोला है कि हीट ट्रांसफर बाय चेन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एरिया टू द कोल्डर एरिया। हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉट एरिया टू कोल्डर एरिया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखो, ऑप्शन पहला है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन, तीसरा है कंडक्शन, चौथा है रेडिएशन। तो आपको पता है नेचुरल कन्वेक्शन यानी क्या। नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि हीट ट्रांसफ़र बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ वार्मर मैटर टूवर्ड द कूलर मैटर। वो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगता नहीं। ओके, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ओके, ये क्या है, फ्लूइड, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू फ्लूइड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ओके, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा ऑप्शन है फोर्स कन्वेक्शन यानी क्या, नीड एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स बाय पंप के थ्रू, बाय अदर सोर्स से अपन क्या करते हैं, उसको मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की मोशन होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कंडक्शन यानी क्या, कंडक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर स्केल से क्या होता है, कंडक्शन होता है, मॉलिक्यूलर स्केल, द हीट ट्रांसफ़र बाय मॉलिक्यूलर स्केल, मॉलिक्यूलर स्केल की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ओके। और चौथा ऑप्शन है रेडिएशन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी यानी कि रेडिएशन यानी कि जो एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ आती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। ओके। तो अपना क्वेश्चन में कह दे हीट ट्रांसफ़र बाय चेन ऑफ मॉलिक्यूल यानी क्या है, चेन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एरिया टू ऑब्जेक्ट एरिया, यानी कि ये कंडक्शन मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी कि कंडक्शन होता है। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन इज डिस्क्राइब बाय, जो कंडक्शन से थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फोरियर्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तीसरा ऑप्शन है स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, चौथा ऑप्शन है फिक्स लॉ। तो फोरियर्स लॉ पता है आपको, फोरियर्स लॉ काय के लिए यूज़ करते हैं, कंडक्शन के लिए। तो फोरियर्स लॉ क्या है, Q इक्वल टू माइनस KA dt बाय dx। ये काय के लिए यूज़ करती है, द कंडक्शन के लिए, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, हीट कंडक्शन बोलते हैं। ओके, यानी कि आप पहला ऑप्शन ए रहेगा। और न्यूटन्स लॉ काय के लिए यूज़ करते हैं, फॉर कन्वेक्शन के लिए, न्यूटन्स लॉ फॉर कन्वेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं।
जो फिक्स लॉ है वो डिफ्यूजिविटी के लिए करते हैं, जो डिफ्यूजिविटी रहती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अपना आंसर है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ यूज़ करते हैं। ओके, अभी चौथा क्वेश्चन नंबर 4, द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपको पता है कि इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ओके, तो अभी उन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए वो पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन है थर्मल रेजिस्टेंस बाय थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा ऑप्शन है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। और चौथा ऑप्शन है थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपको बाय फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या दिखता है, ऊपर क्या है टेम्परेचर डिफरेंस दिखता है, यानी कि थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ऊपर। ये ऑप्शन में थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस कौन से इसमें है, ए और सी में, ए और सी में क्या है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है, डिवाइडेड बाय क्या है डी एक्स। अभी ये डी एक्स को अपन अलग फॉर्म में लिखा तो क्या होता है, देखो क्यू क्यू इक्वल टू अपन क्या करेंगे डी टी थर्मल और डी एक्स बाई के ए लिखेंगे। और डी एक्स बाई के क्या है अपना थर्मल रेजिस्टेंस है, वो थर्मल रेजिस्टेंस, और ये क्या है थर्मल रेजिस्टेंस, ये क्या है पोटेंशियल थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस, यानी ये है कौन सा ऑप्शन है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस बाय थर्मल पोटेंशियल रेजिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन ए में क्या है अपना मैच हो रहा है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस टू थर्मल रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट। पहला ऑप्शन दिया है वैट पर मीटर केल्विन, दूसरा ऑप्शन है जूल पर मीटर केल्विन, तीसरा ऑप्शन है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, चौथा ऑप्शन है जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो अपने को द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन मालूम है कि इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये अपना लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। अपने को कौन सा यूनिट बताइए जो थर्मल कंडक्टिव है उसका यूनिट बताने का है, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, क्यू ये इधर ए आया, टी एक्स ऊपर गया और टी टी नीचे आया, ए क्या आया ए यानी के आया, इसका यूनिट बताने का, ठीक है। तो क्यू क्या है अपना वैट, ए क्या है मीटर स्क्वायर, डी एक्स क्या है मीटर, डी टी क्या है केल्विन, यानी कि मीटर स्क्वायर मीटर गया तो बचा क्या अभी वैट पर मीटर पर केल्विन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में है वैट पर मीटर पर केल्विन, यानी कि अपना ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। पहला ऑप्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, is independent of temperature and pressure, is greater than the thermal conductivity of water at same temperature। तो आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ओके, पहले ऑप्शन का डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई क्या है फिलहाल। कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी यानी क्या है मॉलिक्यूलर स्केल, टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर की स्केल, मॉलिक्यूलर की मूवमेंट बढ़ जाएंगी, मॉलिक्यूलर की मूवमेंट बढ़ गई तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ गया तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए गलत है अपना। ओके, दूसरा क्या है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्या, बढ़ सकती है, कैसे क्या, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी। गैसेस में क्या होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन, तो कोलिजन मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या करेगा बॉडी का मॉलिक्यूलर कोलिजन, गैस मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ गया तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बराबर। तीसरा ऑप्शन क्या है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, पर अपन ने पहले ही बोला है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी कि तीसरा ऑप्शन रॉन्ग। चौथा ऑप्शन का इज ग्रेटर दैन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, ये गैस के बारे में पूछा है तो
ये वाटर के कंपैरिजन नहीं आता, तो ये भी गलत थी, यानी कि ऑप्शन बी, थर्मल कंडक्टिव गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, अभी 7वां क्वेश्चन, द थर्मल कंडक्टिव ऑफ वाटर remains unaffected with change in temperature, decrease with increase in temperature up to 300 degree Fahrenheit, increase with increase in temperature about 300 degree Fahrenheit, and is less than the thermal conductive air at same temperature। ये देखो, अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, बट वाटर के बारे में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर वाटर, वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, पर सर्टेन टेम्परेचर के बाद लिक्विड क्या होता है, एक्सपांड होने लगता है, जो वाटर है तो एक्सपांड होने लगता है। वाटर क्या होगा, सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो वाटर रहेगा वो एक्सपांड होगा, सर्टेन टेम्परेचर के बाद वाटर एक्सपांड होने लगा। वाटर एक्सपांड होने की वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है वो कम हो जाए। क्यों होगी कम, क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लिक्विड एक्सपांड होगा, और लिक्विड एक्सपांड होने के बाद मॉलिकुलर मोर अपार्ट, यानी कि मॉलिकुलर एक्टिविटी होने वाला है वो होने नहीं वाली, और उसके वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी। पर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने देखा है घर में वाटर को गर्म करने के लिए रखा तो इनिशियल टेम्परेचर बढ़ता ही, और सर्टन टेम्परेचर के बाद वाटर बॉयल होने लगता है और उसको वेपराइजेशन चालू होता है, तब थर्मल कंडक्टिविटी डाउन होने लगती है। तो इसी तरह इसमें थर्मल कंडक्टिव वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर दैट डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट है। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो इंक्रीज होती जाएगी, उसके बाद वो डाउन होगी, उसके बाद बढ़ेगा नहीं थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अभी 8वां क्वेश्चन, व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, पहला ऑप्शन है हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर, हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, हीट विल नॉट बी ट्रांसफर, नन ऑफ दिस आंसर। तो आपको पता है देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल हॉट रॉड है, इसको वन साइड गर्म कर हॉट है और दूसरा कोल्ड है, तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड। आपने घर पे देखा होगा कि जो रॉड है कौन सा भी, वो एक साइड में गर्म होने लगा तो दूसरी साइड हीट ट्रांसफ़र करते जाता है, यानी कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस, यानी कि ऑप्शन 1 में क्या है, हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अभी, इफ़ Ks, Kl and Kg thermal conductivity of aluminum, water and air क्या बोला अभी, if Ks, Ki and Kg is a thermal conductivity of aluminum, water and air at the same temperature, then Ks is greater than Kl, Kl is greater than Kg, दूसरा ऑप्शन है Kg is greater than Kl, Kl is greater than Ks, तीसरा ऑप्शन है Ks is greater than Kg and Kg is greater than Kl, चौथा ऑप्शन है Kl is greater than Ks and Ks is greater than Kg। तो आपको अभी क्या क्या दिया है, Ks यानी क्या है, इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है Kl यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, चौथा ऑप्शन है Kg इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। तो आपको पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड इज़ की जो थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन गैस। ओके, यानी कि सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड, एंड लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी है गैस से ज़्यादा होती है। तो इसमें सॉलिड कौन सा है, अभी एल्यूमिनियम इज़ अ सॉलिड है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है Ks। दैन लिक्विड कौन सा है, वाटर, यानी वाटर के Kl,
उसके ग्रेटर देन गैस की कौन सी 1 kg, यानी कि अपने आंसर ये रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में KS इज ग्रेटर देन KL, KL इज ग्रेटर देन KG। ओके, द ऑप्शन, अभी क्वेश्चन नंबर 10, द थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर कोक, दूसरा ऑप्शन गैसोलीन, तीसरा ऑप्शन स्टील और चौथा ऑप्शन वाटर। तो आपको पता है कि सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन गैस। जो अभी सॉलिड कौन से कोक इज़ अ सॉलिड, गैसोलीन इज़ अ गैस, यानी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, स्टील इज़ अ सॉलिड और वाटर इज़ अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अभी कोक और स्टील में देखा जाए तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कोक से ज़्यादा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 79.5 है, तो कोक की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 2.12 है। ओके, तो अपना आंसर है स्टील। ओके, यानी स्टील इज़ द राइट आंसर फॉर मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो आज के 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो